यस सर। हाँ बेटा, कहाँ तक किया था, लास्ट कहाँ किया था, रिमाइंडर दो मेरे को। मैंने जो लास्ट क्लास लिया था आपने क्या करवाया था मैंने उसको एंड में। आई थिंक हम लोग यहाँ नहीं थे, मैंने आपको ये जो लेड का नहीं करवाया था कि लास्ट में। आवाज नहीं आ रहा बेटा आप लोगों का आज। सर लास्ट क्लास में लेड तक हो गया था, लेड लेड तक किया। टीडीएस। मतलब वो कंप्लीट था, फिर हमें थोड़ा सा काम और करना था इसमें। कभी कभार देखो बेटा, ये एक पॉइंट पूछ लिया जाता है, इलिंघम डायग्राम। जनरली पिछले 2-3 सालों में जो है इंजीनियरिंग वालों से तो कंटिन्यूस पूछा जा रहा है, बट नीट में अभी इतना फ्रिक्वेंटली आस्किंग नहीं है, लेकिन है टॉपिक ये आपका, इलिंघम डायग्राम। देखो बेटा, आपने जो मेटलर्जी किया था, मेटलर्जी, मेटलर्जी में स्टेप्स होते थे आपके, आप स्टेप्स फॉलो करते थे, और उस स्टेप्स में एक स्टेप्स ये आता था, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड एक स्टेप आता था बेटा आपका। मेटलर्जी में रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड आता था, ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स होता है। तो इसमें सिलेक्शन जो होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट का करना पड़ता है। भाई हर किसी के लिए सेम रिड्यूसिंग एजेंट यूज नहीं करते आप, इसमें आपको सिलेक्शन करना पड़ता है, सिलेक्शन ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे आयरन के लिए आपने क्या किया था, यूज बता सकते हो बेटा, आयरन में किससे मेटलर्जी किया था हमने। भाई कुछ बच्चे ऐसा होंगे ना, कुछ सोच रहे होंगे कि सर इस बार +2 के सिलेबस में तो आएगा ही नहीं, तो इस चैप्टर को अभी क्यों याद करें, करना तो है ना बेटा। डॉक्टर बनने के लिए कर रहे हो, ये कोई आप स्कूलिंग पास करने के लिए थोड़ी कर रहे हो, तो चैप्टर साथ के साथ इसलिए करना है आपको। अगर किसी बच्चों के माइंड में ये रहता है कि ये तो सिलेबस में है नहीं, क्योंकि हम हमेशा इजी काम की तरफ भागते हैं ना, इजी टास्क, पहले तो 12th वाला काम कर लें, ऐसा कर रहे हो तो इसका मतलब आप 2 स्टेप पीछे हो रहे हो उन बच्चों से जो ऑलरेडी ये चैप्टर तैयार कर लेंगे। सिलेक्शन ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, कुछ बच्चे आंसर देते थे, आज बोल क्यों नहीं रहे कुछ स्टूडेंट्स। सिलेक्शन ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट जब अपने करते हैं बेटा, आयरन में देखो आपने क्या रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया था आयरन के केस में मेटलर्जी में। बिल्कुल ही नहीं बोल रहे हो आप, बोल रहे हो मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, या बोल ही नहीं रहे हो बेटा कोई। ये अशोक, हर्षी, मेघा, परमिता, इतने लोग हैं, लेकिन कोई आंसर रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा बेटा। सर आयरन में कार्बन रिडक्शन किया था। आयरन के अंदर कार्बन रिडक्शन कर रहे थे ना, आयरन के अंदर कार्बन रिडक्शन, कार्बन या सीओ भी करते हैं हम। और देखो फिर हम चेंज कर लेते हैं, जैसे मान लो क्रोमियम और मैग्नीज के ऑक्साइड आए थे, तो उसमें क्या किया था हमने, चेंज कर लिया था हमने, उसके अंदर फिर ये यूज नहीं किया था कार्बन, उसकी बजाय हमने एल्यूमिनियम यूज किया था। तो सिलेक्शन ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट जो है ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, सिलेक्शन ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो इसका सिलेक्शन जिससे करते हैं हम, उस सिलेक्शन के लिए यूज किया जाता है एक पॉइंट, इलिंघम डायग्राम। इलिंघम डायग्राम जिसमें हम सिलेक्शन करते हैं, सिलेक्शन ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट कैसे करते हैं, और इलिंघम डायग्राम क्या है, सबसे पहले इस पर थोड़ा सा फोकस करते हैं। देखो बेटा, अगर हम किसी भी मेटल के ऑक्साइड फॉर्मेशन या किसी भी एलिमेंट के ऑक्साइड फॉर्मेशन में उसके डेल्टा जी और टी के बीच ग्राफ खींचते हैं, अपने 11th क्लास के अंदर हमारा गिब्स फ्री एनर्जी था, गिब्स फ्री एनर्जी और टेम्परेचर के बीच अगर कोई ग्राफ खींचते हैं, तो उस ग्राफ को हम बोलते हैं इलिंघम डायग्राम।
किसी के भी डेल्टा जी, चाहे मेटल हो नॉन मेटल हो, किसी के भी ऑक्साइड बनाया और उसके ऑक्साइड में क्या एनर्जी चेंज आया, गिव्स फ्री एनर्जी, और किस टेम्परेचर पर आया, उसको हम बोलते हैं बेटा इलिंघम डायग्राम। तो इलिंघम डायग्राम सिंपली डायग्राम नहीं है, ग्राफ है। ग्राफ किसके बीच है, डेल्टा जी नॉट और टेम्परेचर के बीच एक ग्राफ है। जैसे आप इस ग्राफ में देखोगे कि जो आपका बिलो 710 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर, बिलो 710 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, इस पर सीओ एक गुड रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब कम टेम्परेचर पर सीओ गुड रिड्यूसिंग एजेंट है। बट अबो 710 इस टेम्परेचर से ऊपर सीओ बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होता, कार्बन एक गुड रिड्यूसिंग एजेंट हो जाता है। अभी मैंने बात भी की थी आपसे, मैंने कहा था कि आयरन की मेटलर्जी यूज करते हो, तो आयरन की मेटलर्जी में आप जो यूज कर सकते हो, सीओ भी यूज कर सकते हो और कोक भी यूज करते हो, दोनों यूज होते हैं, लेकिन दोनों एक टेम्परेचर रेंज के अंदर यूज होते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट हम सीओ यूज करते हैं। ये सीओ जो यूज किया जाता है, ये आपका 710 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से कम पर ये यूज किया जाता है, और 710 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर ज्यादा पे कार्बन कोक यूज किया जाता है। तो बिलो 710 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर सीओ गुड रिड्यूसिंग एजेंट है, और अबो पर ये। तो ऐसा क्यों होता है, क्या रीजन है इसकी? देखो, इस चीज को समझने के लिए थोड़ा सा हमें थर्मोडायनेमिक्स में जाना पड़ेगा। थर्मोडायनेमिक्स में कोई भी एक रिएक्शन होती है, तो उसकी रिएक्शन की गिब्स फ्री एनर्जी हम एक इक्वेशन से देखते हैं, और ये इक्वेशन होती है गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू डेल्टा एच नोट टी माइनस डेल्टा एस नोट। इसमें बेटा ये जो डेल्टा एस है, इससे डिसाइड होगा कि डेल्टा जी बढ़ेगी या घटेगी। अगर डेल्टा एस का मतलब है एंट्रोपी चेंज, एंट्रोपी इंक्रीज हो रहा है, तो एंट्रोपी इंक्रीज होगा तो डेल्टा जी डिक्रीज होगा। एंट्रोपी डिक्रीज होगा तो माइनस हो जाएगी और ज्यादा वैल्यू, तो डेल्टा जी आपका इंक्रीज हो जाएगा। एंट्रोपी इंक्रीज तो डेल्टा जी इंक्रीज। अगर एंट्रोपी चेंज नहीं हो रहा, नो चेंज, तो हम ये बोल देंगे डेल्टा जी में भी नो चेंज। तो ये क्या देख सकते हैं हम, सिंपली देखने का तरीका होता है एंट्रोपी चेंज करने का, आपका तरीका होता है बेटा गैसियस पार्टिकल चेक कर लो आप। देखो जैसे एग्जांपल, सपोज मैं आपको बोलूं कि कार्बन सॉलिड ऑक्सीजन गैस से रिएक्ट करके CO2 गैस बना रहा है। तो इसमें देखो लेफ्ट साइड गैस के पार्टिकल कितने हैं बेटा इस रिएक्शन में, C प्लस O2 मिलकर CO2 गैस बना रहा है। लेफ्ट साइड में O2 गैस का वन पार्टिकल, ऐसे C प्लस O2 गैस मिलके बना रहा है CO2 गैस। तो इसमें देखो इस साइड पे वन O2 गैस और प्रोडक्ट भी वन CO2 गैस। तो जितने रिएक्टेंट गैस पार्टिकल हैं उतने ही प्रोडक्ट गैस पार्टिकल है, तो एंट्रोपी अप्रोक्सीमेट हम जीरो लेते हैं। डेल्टा एस जीरो लेते हैं तो हम कहेंगे कि डेल्टा एस जीरो मतलब एंट्रोपी में चेंज नहीं दिखा रहे हम। एंट्रोपी में चेंज नहीं दिखा रहे तो हम कहेंगे डेल्टा जी में भी कोई चेंज नहीं आ रहा। तो ये लाइन देखो बिल्कुल सीधी जाएगी ऐसे, C प्लस O2 CO2। दूसरा एग्जांपल देखो आप, सपोज आपने क्या लिया, CO और O2 से रिएक्ट करवाया, तो देखो CO प्लस O2, और इसने भी CO2 बना दिया। आपने एक बैलेंस इक्वेशन लिखा, तो 2CO और 2O2। तो देखो इसमें 2CO, CO भी गैस, O2 भी गैस, और 2CO2 भी गैस। इसमें आप सोचो रिएक्टेंट साइड में गैस के पार्टिकल कितने हैं बेटा, बताओ। रिएक्टेंट साइड में गैसियस पार्टिकल, रिएक्टेंट साइड में कितना गैसियस पार्टिकल है, इस रिएक्शन में बेटा थ्री। रिएक्टेंट साइड में कितना पार्टिकल है, 3। थ्री। और प्रोडक्ट साइड में देखो कितना पार्टिकल है, टू। 2। तो पार्टिकल, गैसियस पार्टिकल बढ़ रहा है या कम हो रहा है, कम हो रहे हैं। कम हो रहा है। कम हो रहा तो है। हम कह रहे हैं हाँ एंट्रोपी कम हो रहा है, तो हम बोलेंगे डेल्टा एस डिक्रीज हो रही है। देखो एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है, जब एंट्रोपी डिक्रीज होगी तो डेल्टा जी क्या होगा, इंक्रीज होगा। इस इक्वेशन से, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन से, एंट्रोपी की वैल्यू अगर डिक्रीज है, माइनस और माइनस, ये माइनस और इधर का माइनस प्लस हो जाएगा, तो डेल्टा जी बढ़ने लग जाएगा। तो एंट्रोपी जब डिक्रीज होती है तभी हम बोलते हैं कि डेल्टा जी बढ़ता है। तो इसका आप ग्राफ देखोगे, CO और O2 CO2 का ये ग्राफ जा रहा है, अलग कलर से मैं दिखा रहा हूँ, ये वाला देखो, ये ऊपर जा रहा है, डेल्टा जी बढ़ रही है ग्राफ के साथ। हम ग्राफ बना रहे हैं किसी भी रिएक्शन के डेल्टा जी नोट और टेम्परेचर।
अगर एंट्रोपी में चेंज नहीं आएगा, गैसियस पार्टिकल जितने रिएक्टेंट है उतने प्रोडक्ट है, तो सीधा जाएगा। रिएक्टेंट नहीं आएगा तो ये ग्राफ आपका सीधा जाएगा। अगर दूसरा पॉइंट ये आएगा कि मान लेते हैं आपकी एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है तो ऊपर जाएगा, और अगर एंट्रोपी इंक्रीज होगी तो डेल्टा जी का ग्राफ नीचे आएगा। तो यही चीज है कि ये जो मैं ब्लू लाइन वाला ग्राफ लिया है ये इसके लिए लिया, 2CO2 2CO2 बना करके, तो पार्टिकल आपके कम हुए, एंट्रोपी कम हुई तो फ्री एनर्जी इंक्रीज हुई। अब तीसरा एग्जांपल देखो, थर्ड वन। मान लेते हैं ये रिएक्शन ले लो आप, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर CO2 बना रहे हैं। तो इस रिएक्शन को देखो, 2 कार्बन O2 2CO2। तो यहाँ पर 2 कार्बन सॉलिड है, कार्बन सॉलिड होता है, ऑक्सीजन गैस होता है, CO2 भी गैस होता है। तो बैलेंस करो, देखो O2 तो 2O2 आ गए। अब यहाँ 2 कार्बन आ गए, 2CO2 आ गए। तो 2 कार्बन और 2CO2 नहीं, बैलेंस था क्या ये पहले ही? 2CO2, ऑक्सीजन कितना है, कार्बन है 2 और ऑक्सीजन है 1 2, यहाँ CO बनाना पड़ेगा ना हमें, CO। अगर मान लेते हैं कार्बन और ऑक्सीजन बन करके CO बना रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन बन करके ये CO बना रहा है, ये देखो CO वाला, कार्बन ऑक्सीजन CO बैलेंस किया हमने, 2 कार्बन और 2 ऑक्सीजन, तो इसकी देने की जरूरत नहीं है। 2 कार्बन O2 2CO, अगर आप CO बनाओगे तो देखो रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन का 1 ही पार्टिकल है और इस प्रोडक्ट साइड में CO के 2 पार्टिकल है, तो अब की बार एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है। जब एंट्रोपी इंक्रीज होती है तो डेल्टा जी नेगेटिव होता है। तो इसका देखो ये वाला ग्राफ आएगा, रेड कलर से यहाँ देख सकते हो आप, ये वाला ग्राफ ये जा रहा है, 2 कार्बन और ऑक्सीजन 2CO। तो ये एक तरीका होता है कि हमारे पास डेल्टा जी देखने का तरीका होता है कि अगर एंट्रोपी बढ़ती है तो डेल्टा जी कम होगा, एंट्रोपी चेंज नहीं तो डेल्टा जी में भी चेंज नहीं, और एंट्रोपी घटेगी तो डेल्टा जी बढ़ेगा। उस हिसाब से ग्राफ आते हैं, और ग्राफ के अकॉर्डिंग डेल्टा जी जितना कम होता है, थर्मोडाइनमिक्स क्या बोलती है बेटा कि जितना डेल्टा जी कम होगा इसका मतलब उतनी जो आपकी है वो स्टेबिलिटी आएगी। तो डेल्टा जी जितना कम होगा, यहाँ आपके लिए सिंपल वर्ड में, बस बिकॉज ये आपका कभी, मुझे नहीं लगता कि इसमें इस साल तो आपका वैसे ही नहीं आना, ये चैप्टर ही नहीं आना है, लेकिन वैसे मैं आपको बता दूं कि जो आपका ग्राफ में, ये हिंट याद कर लो, इसका लोअर ग्राफ होगा स्पीसीज ऑफ लोअर ग्राफ, मतलब डेल्टा जी मोर नेगेटिव होगा, डेल्टा जी मोर नेगेटिव। जितना मोर नेगेटिव होता जाएगा ग्राफ नीचे की तरफ चलता जाएगा ना। स्पीसीज ऑफ लोअर ग्राफ, जितना स्पीसीज जो है लोअर ग्राफ होगा वो एक्ट एज गुड रिड्यूसिंग एजेंट, एक्ट एज गुड रिड्यूसिंग एजेंट फॉर स्पीसीज ऑफ अपर ग्राफ। बस ये वर्ड याद रख लेना, इससे सारे क्वेश्चन आपके सॉर्ट आउट होने वाले। मतलब ग्राफ देख करके आप ये बता सकते हो कि बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। जो नीचे वाला होगा, जिसका ग्राफ नीचे है, वो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। इसमें आपको एक एनसीईआरटी के अंदर ग्राफ दे रखा है, उसने एनसीईआरटी ने अलग अलग कलर से बड़ा पिक्चर क्लियर दिखा दे रखा है। इसमें देखो, अब आयरन के लिए सपोज हम यूज करते हैं, आयरन की मेटलर्जी के लिए यूज करते हैं, और आयरन की मेटलर्जी के लिए मैं यूज करता हूँ, ग्रीन कलर ले लेते हैं, ये वाला। ये देखो, ये आयरन का लाइन जा रहा है, FeO2 FeO बना रहा है, तो FeO2 FeO ये बन रहा है। तो FeO में देखो ये वाला जो कम टेम्परेचर होगा, तो ये Fe का ये ग्राफ है। देखो इस ग्रीन वाले ग्राफ के नीचे कौन सा वाला ग्राफ आ रहा है बेटा, देखो नीचे ग्राफ CO का आ रहा है, नीचे वाला ग्राफ आपका CO का आ रहा है। तो आपका जहां ग्राफ नीचे की साइड में रहेगा वो आपका बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो इस एक तो पहला क्वेश्चन का आंसर, अब क्वेश्चन पर आते हैं। ये हमारा प्रॉब्लम था, हमने क्या पढ़ा कि बिलो 710 डिग्री सेल्सियस CO इज गुड रिड्यूसिंग एजेंट, बट अबो 710 डिग्री सेल्सियस कार्बन इज गुड रिड्यूसिंग एजेंट। टेम्परेचर बेस्ड है कि कार्बन लोगे या CO लोगे, जैसे ये मैंने बताया। अब इसी चीज को ग्राफ में देखो, अगर 700 टेम्परेचर से बिलो देखोगे तो इधर ये वाला ग्राफ नीचे है, सबसे नीचे जा रहा है ये वाला ग्राफ, और ये वाला ग्राफ है CO का, जिसका ग्राफ नीचे होगा। लेकिन ये CO का ग्राफ जो नीचे है वो 710 डिग्री सेल्सियस पर नीचे है। अगर आप 7 से ऊपर आ जाओ तो ये ग्राफ ऊपर हो गया, ये ब्लू वाली लाइन ऊपर होगी। इसकी बजाय रेड वाली लाइन देखो, ये नीचे आ गई, रेड वाली लाइन ये।
ये नीचे आ गई तो ये लाइन देखो कार्बन की है, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये जो 700 डिग्री 710 टेम्परेचर है, उसके नीचे जो कम टेम्परेचर पर सीओ का ग्राफ नीचे है, हाई टेम्परेचर पर कार्बन का ग्राफ नीचे है। जिसका ग्राफ नीचे होगा वो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो लोअर टेम्परेचर पर कार्बन मोनोऑक्साइड बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है और हायर टेम्परेचर पर कार्बन बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। तो एक बार रिपीट कर दो बेटा, इलिंगन डायग्राम किसको बोलोगे? अगर एक वन वर्ड में इलिंगन डायग्राम आ जाए, इलिंगम डायग्राम, चार ऑप्शन है, तो किसको बोलोगे इलिंगम डायग्राम? किस किस के बीच रिलेशन, वो बोलो बेटा। देखो आप लोग बोल नहीं रहे, इतने बच्चे बैठे हुए लेकिन बोल नहीं रहे। +2 का बैच है आपका, मतलब 11th वाले बच्चे इतने सारे हैं, वो फिर भी इंटरेक्ट अभी अभी पढ़ा के गया, वो बहुत इंटरेक्ट करते हैं। आपने कुछ दिन कुछ तो बच्चे कर रहे थे, आज तो कुछ भी नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं बोल रहे। जैसे आके बैठ गए तो बेटा इससे बताओ फायदा क्या होने वाला है? आके सिर्फ सुनना है, ये तो ऐसा हो गया ना कि जब भजन कीर्तन सुनने हो किसी के, बस सुनते रहो, ताली बजाते रहो, घर गए सब भूल गए। तो बोलो बेटा। तो इलिंगम डायग्राम किसको बोलते हैं? अगर क्वेश्चन आया इलिंगम डायग्राम तो क्या आंसर दोगे? क्या होता है इलिंगम डायग्राम? बोल दो बेटा, क्या ऐसी भी क्या नाराजगी है मेरे से? इतना कुछ उकसा रहा हूँ, बोल रहा हूँ, फिर भी एक बच्चा नहीं बोल रहा, क्या बात है? घर वाले जबरदस्ती बिठाते हैं क्या बेटा? क्या होता है लिंगम डायग्राम बेटा? मुझे भी तो एनर्जी दो, मैं भी तो, मुझे लगे सिर्फ किसी को पढ़ा रहा हूँ। कमाल के हो। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, सिद्धार्थ सुन रहे हो मुझे? सोमिल, सिद्धार्थ लेफ्ट ही कर गया। वाह शाबाश, बढ़िया बढ़िया पढ़ाई, बहुत बढ़िया। सोमिल, The graph between G naught versus temperature. डेल्टा जी वर्सेस टेम्परेचर। हाँ, delta G versus temperature. बिल्कुल बेटा, डेल्टा जी, सिंपल सा क्वेश्चन आएगा। खुशी, बिल्कुल सही आंसर आपका। भाई अगर आप डेल्टा जी और टी के बीच ग्राफ बनाते हो किसी भी स्पीसीज के लिए, तो वो इलिंगम डायग्राम होता है। दूसरा मैंने आपको अभी बताया है कि कौन से वाला ग्राफ देख के कैसे सिलेक्ट करोगे कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा बेस्ट होता है। ग्राफ देख के आपको पता करना हो कि कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट बेस्ट है। कैसे पता करोगे? अभी मैंने क्या बताया, कौन से वाला बेस्ट होगा रिड्यूसिंग एजेंट? फिर जिसकी डेल्टा जी मोर नेगेटिव होगी। हाँ, मोर नेगेटिव। तो ग्राफ से कैसे यस देखेंगे संचिता, बताओ बेटा, ग्राफ देख के कैसे बताएंगे? सर, ग्राफ लोअर ग्राफ होगा। लोअर ग्राफ होगा, वेरी गुड। ग्राफ देख करके जिस भी टेम्परेचर पर आपने देखना है, जो सबसे नीचे वाला ग्राफ है ऊपर वालों के लिए बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हो सकता है। गुड संचिता। तो आप ग्राफ देख करके सिंपल से क्वेश्चन आने, क्योंकि ये टॉपिक आपको किताब से समझ आने वाला ही नहीं। और कुछ बच्चे, मैं अगेन ये आपको आई एम सेइंग अगेन कि सम स्टूडेंट आर थिंकिंग दैट कि दिस चैप्टर इज नॉट इंक्लूडेड द सिलेबस ऑफ आवर बोर्ड एग्जाम इन दिस ईयर, सो हमें नहीं पढ़ना चाहिए। बेटा बोर्ड के लिए थोड़ी पढ़ रहे हैं हम, तो कंपटीशन के लिए पढ़ रहे हैं ना। बाद में पढ़ोगे तो, अभी नहीं हो रहा तो बाद में कहाँ कर लोगे? बाद में तो और बहुत सारा काम करना है। तो आपका आंसर बिल्कुल सही है बेटा संचिता, कि जो नीचे वाला ग्राफ है वो ऊपर वाले के लिए बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। तीसरा क्वेश्चन देखो दे रहा हूं बेटा मैं। थर्ड क्वेश्चन हमने किया कि अगर कई बार टेम्परेचर डिसाइड करता है कि कौन सा बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। जैसे कार्बन भी रिड्यूसिंग एजेंट है, सीओ भी रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये आप बताओ कि कार्बन किस जगह पे बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा और सीओ किस बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और कैसे पता लगेगा हमें? कौन बताएगा बेटा? Sir, above सर, बिलो 710 degrees 710 Celsius डिग्री carbon. सेल्सियस सीओ। हाँ, बिलो 710 डिग्री सेल्सियस कार्बन मोनोऑक्साइड बेस्ट होगा। और अबो 710 डिग्री सेल्सियस कौन बेस्ट होगा? वो CO2। कार्बन। Carbon. सॉरी, हाँ, कार्बन। कार्बन बेटा। तो आप ऐसा बता सकते हैं ऐसा क्यों हुआ? ग्राफ आपके सामने है, तो आप ये देख के बता सकते हैं क्यों हुआ ऐसा। क्योंकि 710 पर किसका ग्राफ नीचे है? देखो, 710 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पर देखोगे तो लोअर ग्राफ किसका है? सीओ का।
CO 710 से का। नीचे CO का, इसलिए CO बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। लेकिन 710 से ऊपर अगर ग्राफ देखेंगे हम, तो लोअर ग्राफ किसका आएगा देखो। अब CO का तो ऊपर चला गया ग्राफ, तो फिर लोअर कौन हो गया, कार्बन। इसलिए आप कार्बन बेस्ट कार्बन। रिड्यूसिंग, क्लियर है ना बेटा। यस सर। नेक्स्ट देखो फिर, सपोज अभी मैंने आपको बताया था, देखो मैंने कहा था कि आपको अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड या क्रोमियम करते हैं, क्रोमियम मोनोऑक्साइड, और अपने ये यूज करते हैं मैग्नीज, तो इनके लिए ये किया था कि कार्बन इज नॉट बेटर रिड्यूसिंग एजेंट फॉर एल्यूमिनियम एंड ये एल्यूमिनियम का क्रोमियम, Cr2O3 क्रोमियम एंड Mn2O3, Mn3O4 मैग्नीज की ऑक्साइड और क्रोमियम के लिए, बट एल्यूमिनियम इज बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट फॉर देम। उसका रीजन देखोगे आप, जब आप बेटा ग्राफ बनाओगे कि डेल्टा जी का ग्राफ बनाओगे, तो डेल्टा जी और टी के बीच लिंगम डायग्राम बनाओगे, तब आप देखोगे कि अगर आप कार्बन का ग्राफ देखोगे तो कार्बन का ग्राफ ऐसे जा रहा है ऊपर, कार्बन का ग्राफ ऐसे जा रहा है, कार्बन वाला CO2 CO2। और फिर आप देखोगे कि आपका जो क्रोमियम, सपोज क्रोमियम का ग्राफ ऐसे जा रहा है, Cr2 जो है Cr+O2 Cr2O3। और अगर आप देखोगे फिर जो है उसके नीचे फिर एल्यूमिनियम का ग्राफ जा रहा है, Al2O3, क्रोमियम की जगह मैग्नीज भी ले सकते हो आप, Al+O2 Al2O3। और इवन मैग्नीशियम भी नीचे जा रहा है, लेकिन मैग्नीशियम आगे जाके ऊपर हो जाता है फिर। तो देखो मैग्नीशियम भी हो गया सपोज MgO2। अब इस देखो, अगर ये डायग्राम हमें याद है तो इससे बिल्कुल, वैसे तो आपको डायग्राम भी पूछेगा, वो डायग्राम बना के देगा और पूछेगा बताओ बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। अब सपोज आप क्रोमियम वाले का रिड्यूसिंग एजेंट करना चाहते हो बेटा, क्रोमियम वाले का, क्रोमियम मतलब ब्लू वाले का करना चाहते हैं, तो क्रोमियम वाला ये लाइन हो गया ना, ब्लू वाला क्रोमियम का रिड्यूसिंग एजेंट सिलेक्ट करना चाहते हो, तो क्रोमियम का कार्बन तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि कार्बन का ग्राफ कहाँ जा रहा है, क्रोमियम से ऊपर है। ऊपर। लेकिन देखो ऊपर। उसके जस्ट नीचे किसका ग्राफ आ रहा है, ये वाला ग्राफ आ रहा है, एल्यूमिनियम वाला, ये वाला एल्यूमिनियम। तो इसका मतलब हम एल्यूमिनियम का यूज कर सकते हैं, एल्यूमिनियम। मैग्नीशियम का भी कर सकते हैं, मैग्नीशियम का कर सकते हैं, पर करते क्यों नहीं है, क्योंकि जिस हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन करेंगे तो वापस ये देखो ऊपर चला जाएगा उस टेम्परेचर पर ये मैग्नीशियम। इसलिए बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट क्रोमियम के लिए क्या होगा आपका, एल्यूमिनियम हो जाएगा। तो एल्यूमिनियम बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है आपका क्रोमियम या मैग्नीज के लिए। क्रोमियम या मैग्नीज के लिए कार्बन यूज नहीं करोगे आप, उसकी जगह एल्यूमिनियम यूज करोगे। ये चीज जो क्लियरिटी आती है वो आपकी इलिंगम डायग्राम के साथ आती है, इलिंगम डायग्राम से हमें ये सारा पता लगता है। तो ये बेटा एक हमारा लास्ट में ये पॉइंट था कि हम जो है सिलेक्शन कैसे करते हैं। और ये आपका टोटल देखो, सबका मैंने यहाँ पर लिख रखा है, सबका दे रखा है कि भाई कहाँ किसका किस टेम्परेचर पर कैसे जा सकता है। याद, वैसे तो मेडिकल में ज्यादा जरूरत है नहीं इतना जो है, जो बट ये टेम्परेचर बेस ऐसा डायग्राम रहता है हमारा। तो आपका ये जो सारा हमने किया है बेटा, ये सारा मेटलर्जी के बारे में बात की है। तो मेटलर्जी से एक क्वेश्चन परफेक्ट है, एक क्वेश्चन आएगा, मैं आज इसका डीपीपी डालूंगा, और डीपीपी आपको पूरे मेटलर्जी का डालूंगा, इसकी एक असाइनमेंट डालूंगा, उस क्वेश्चन को आपने सोल्व करना है। तो नेक्स्ट टाइम, क्योंकि है सारा आपने अगर याद करके किया होगा तो सब आप कर लोगे, अगर याद करके नहीं किया है तो फिर आप नहीं कर पाओगे, इसलिए उसको कर लेना आप। एक मुझे क्वेश्चन और बताना है, एक ये पूछा जाता है, ये कुछ क्वेश्चन बना के मैंने इसलिए लिख दिए हैं। एक पूछा जाता है कॉपर, सीयू बेटा, जो सीयू हमने निकाला था कॉपर, कॉपर को हम फ्रॉम लो ग्रेड और स्क्रैप से भी बना सकते हैं। लो ग्रेड, और आपको बस ये कुछ ये वैल्यू ध्यान रखनी है कि आपने कॉपर का मेटलर्जी क्लियरली किया था, लेकिन अगर वो कह दे कॉपर को लो ग्रेड से बनाना है, तो लो ग्रेड से कॉपर को जो है, कॉपर इज एक्सट्रैक्टेड बाय हाइड्रोमेटलर्जी। तो आप कहना ये वर्ड यहाँ रखना, लो ग्रेड से बनाना पूछेगा
विच मेथड इज यूज्ड फ्रॉम obtained या एक्सट्रैक्ट कॉपर फ्रॉम लो ग्रेड हाइड्रोमेटलर्जी। तो उसको हम यूज करते हैं। इसमें लीचिंग जो करते हैं, इट इज लीच्ड आउट यूजिंग एसिड और बैक्टीरिया। में इसको लीच्ड आउट जो किया जाता है, बैक्टीरिया से रिएक्शन कराई जाती है इससे। और सॉल्यूशन कंटेनिंग जो इसमें होता है, द सॉल्यूशन कंटेनिंग कॉपर सेकेंड इज ट्रीटेड विद स्क्रैप आयरन और हाइड्रोजन। या तो स्क्रैप आयरन से रिएक्शन करते हैं या हाइड्रोजन से। तो Cu+2 की जब हाइड्रोजन से रिएक्ट करते हैं तो Cu बनता है। मतलब आपका क्वेश्चन आ जाएगा, व्हाट इज द क्वेश्चन की बात कर लेता हूं सीधा। व्हाट इज द रिड्यूसिंग एजेंट फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम स्क्रैप? ये क्वेश्चन आएगा बेटा। स्क्रैप, ये लो ग्रेड, फ्रॉम लो ग्रेड और। अब लो ग्रेड और से अगर कॉपर का स्पेशली क्वेश्चन आए तो इसका मतलब ये है Cu+2। देखो Cu+2 से ऑक्सीडेशन स्टेट 0 ले जा रहे हो आप। या +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है या 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ये रिडक्शन हो गया। और रिडक्शन करवा कौन रहा है, जरा देखो बेटा इस रिएक्शन में कौन करवा रहा है? हाइड्रोजन। तो इसका मतलब बेस्ट। हाइड्रोजन। हाँ, कभी एग्जाम में ये आ जाए क्वेश्चन, ये बस एक बुक में मैंने देखा था आपकी एनसीईआरटी में, एक लाइन में छुपा, बस एक पॉइंट नोट डाल के लिखा हुआ है, कई बार ध्यान ही नहीं जाता। मतलब आपने रिड्यूसिंग एजेंट किया था, तो रिड्यूसिंग एजेंट में हाइड्रोजन, कहीं रिड्यूसिंग एजेंट यूज नहीं किया ना आपने। देखो क्या किया, कार्बन किया, एल्यूमिनियम किया, कार्बन मोनोऑक्साइड किया, सेल्फ रिडक्शन किया। लेकिन ये को किसके थ्रू रिडक्शन हो रहा है बेटा? कौन रिडक्शन करा रहा है? ये देखो हाइड्रोजन। ऐसे भी आ सकता है या ऐसे भी आ सकता है, हाइड्रोजन एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट फॉर फॉलोइंग। तो क्या आंसर दोगे बेटा उसमें? याद रखना उस केस के अंदर क्या आंसर देना है, कॉपर देना है। कॉपर कॉपर को +2। हम उसमें यूज करते हैं। ये बाकी हमारा इस ब्लॉक में आ जाएगा, यहाँ नहीं करेंगे अपने। ये आपका बेटा हाइड्रो जो आपका मेटलर्जी था उसके रिगार्डिंग ये सारी चीजें हमने। अब देखो, ये जब भी मैंने आपको पहले ही प्रेफरेंस किया था कि ये तीनों चैप्टर साथ साथ में करने हैं, काफी वेटेज वाले चैप्टर है बेटा तीनों। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, वैसे तो एक साथ ये ज्यादातर तो डी ब्लॉक, डी ब्लॉक एफ ब्लॉक एंड मेटलर। ये पार्ट जो है आपका एक साथ करना है बेटा आपने पार्ट। जब भी प्रिपरेशन करो आप अपना, इन तीनों चैप्टर के क्वेश्चन की भी जब भी प्रैक्टिस करो तो एक साथ करो, एक दूसरे से रिलेटेड क्वेश्चन। इसके बाद आता है हमारा जो इनऑर्गेनिक का पार्ट आपके सिलेबस में है, वो है पी ब्लॉक एलिमेंट। पहले कुछ जनरल पॉइंट कर लेते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स में। 11th वाले पार्ट जो है पी ब्लॉक एलिमेंट्स में जनरल पॉइंट कर लेते हैं। तो देखो पी ब्लॉक एलिमेंट बेटा आपका ये पीरियोडिक टेबल है। पोजीशन, पोजीशन में देखो आप पी ब्लॉक एलिमेंट में करोगे तो इस टाइप से है आपके पास ये पीरियोडिक टेबल। ये जो आपकी पीरियोडिक टेबल है, यहाँ पर 13th ग्रुप से लेकर के आपका 13, 14, 15, 16, 17 और 18 ग्रुप, ये आपके सारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स। 13th ग्रुप जो आपका स्टार्ट होता है फर्स्ट पीरियड में तो कोई नहीं है, फिर हमारा बोरोन से स्टार्ट होता है। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। याद रख सकते हो, ऐसे कुछ लोग ऐसे याद करते हैं, बैंगन, आलू, गोभी, इन थेला। तो बैंगन, बोरोन, आलू, एल्यूमिनियम, गोभी, गैलियम, इंडियम, इन, थेला, थेलियम। तो 13th ग्रुप। और 13th ग्रुप का जो नाम है हमारा, उसको बोलते हैं बोरोन फैमिली। 13th ग्रुप है बोरोन फैमिली। 14th ग्रुप है बेटा कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, ये आपका 14 नंबर फैमिली है। तो ये तो था आपके 11th के सिलेबस में। कहे शिवजी सुनो पार्वती ऐसे करके याद करते हैं, लेकिन ये 14th ग्रुप जो है वो आपका है कार्बन फैमिली।
ये जो सिलेबस था आपका, ये आपका हो गया 11th में। 12th में हमारे पास ये ग्रुप है 15, 16, 17, 18। 15th ग्रुप है वो आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक ऐसे कहते हैं कि भाई न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी ऐसे याद करते हैं। NPASSB BI, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। ये जो 15th ग्रुप है, इन एलिमेंट को हम बोलते हैं बेटा निकोजन। क्या बोलते हैं, ये क्वेश्चन बन गया। क्या बोलोगे 15th फैमिली को, 15th ग्रुप के एलिमेंट्स को? निकोजन। बेटा बता सकते हो निकोजन क्यों बोलते हैं? 11th में क्या होगा? एनीवे 11th में मैंने उस दिन डिस्कस किया था, आप लोगों काफी कमजोर रही थी। तो निकोजन, निकोजन में देखो निकोजन क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो कोई भी अगर आप एलिमेंट या इनके कंपाउंड देखोगे, नाइट्रोजन, जहां भी नाइट्रोजिनस कंपाउंड होगा, जैसे देखो नाइट्रोजिनस कंपाउंड कोई भी जो पब्लिक यूरिनल होते हैं, पब्लिक यूरिनल प्लेस पे चले जाओ तो बहुत स्मेल आता है अगर वो साफ सुथरे अच्छी तरीके से नहीं है। तो नाइट्रोजन वाली जो फैमिली है बड़े स्मेली हैं ये कंपाउंड। फास्फोरस देखो, फास्फोरस कोई कहीं बारूद जलती है, पटाखे जलते हैं, या कोई आप ये देखो कि जैसे आप माचिस की तीली जलाते हो तो स्मेल आता है। और इवन आप नाइट्रोजन फास्फोरस से आगे आर्सेनिक एंटीमनी में जाओगे तो ये तो पॉइजनस स्मेल हो जाती है। तो इसलिए इन एलिमेंट को ये सारे जो है निकोजन बोलते हैं, बिकॉज ये सफोकेटिंग एजेंट है। सफोकेटिंग एजेंट, सफोकेशन प्रोड्यूस करते हैं, सफोकेटिंग एजेंट है निकोजन। तो 15th ग्रुप की फैमिली को हम बोलते हैं निकोजन, सफोकेटिंग एजेंट। निकोजन इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये सफोकेटिंग एजेंट। फिर आपका आता है 16 नंबर। 16 जो ऑक्सीजन वाले हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलुनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, उससे टीपो, उससे टीपो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। इस ये ग्रुप जो हो जाता है हमारा 16 ग्रुप है पी ब्लॉक में। 16 ग्रुप को बोलते हैं चालकोज। इस ग्रुप को बोला जाता है चालकोज। इस ग्रुप को चालकोजन क्यों बोला जाता है कि ज्यादातर देखोगे जो ओर फॉर्मिंग है, ओर फॉर्मिंग एजेंट। और ओर में आप ज्यादा अभी तक पढ़ के आए हो, देखो पूरा मेटलर्जी पढ़ के आए, ज्यादातर ओर किसके मिले थे? ऑक्सीजन और सल्फर की तो मिले थे आपको ज्यादा। ऑक्साइड, सल्फाइड, सल्फेट, कार्बोनेट, ऑक्सीजन सल्फर ज्यादातर में मिलता है, इसलिए ओर फॉर्मिंग एजेंट होते हैं, और फॉर्मिंग एजेंट चालकोजन। इसलिए 16th ग्रुप को हम बोलते हैं चालकोजन। 17th ग्रुप, 17th ग्रुप में देखो आप नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्स ये नाइट क्या हेलोजन वाला, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। तो 17th ग्रुप जो होता है हमारा, वो 17th ग्रुप है, उसको बोलेंगे हम हेलोजन। 17th ग्रुप जो बेटा होगा हेलोजन। जनरली क्या होते हैं, ये साल्ट फॉर्मिंग होते हैं। जो सी वाटर होता है उसके अंदर साल्ट जो मिलता है, जैसे NaCl, NaCl साल्ट है, समंदर में मिलता है, तो सी वाटर के अंदर मिलता है, तो इनके साल्ट होते हैं ज्यादातर। तो साल्ट फॉर्मिंग एजेंट होते हैं, इसलिए इसको हम हेलोजन बोलते हैं, हेलोजन। और 18 देखो पी ब्लॉक एलिमेंट का है, लेकिन इसका फर्स्ट मेंबर हीलियम, फिर नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन, रेडोन। ये जो 18th ग्रुप के है आपके पास, 18th ग्रुप को हम इनर्ट गैस बोलते हैं। एक्चुअली इनर्ट गैस की बजाय इनको नोबल गैस बोलना, क्योंकि किसी से रिएक्ट नहीं करते, उसको नोबल गैस कहना ज्यादा बेटर है। तो ये हमारी नोबल गैसेज, सारी गैसेज हैं 18th ग्रुप में, नोबल हैं, इनर्ट हैं, किससे रिएक्शन नहीं करती हैं। ये सारे हमारे पास जो है अभी स्टडी करने हैं हमको, 15, 16, 17, 18। एक बार रिपीट कर दो बेटा, 15th ग्रुप को क्या बोलते हैं? 15th ग्रुप को क्या बोलेंगे? निकोजन। 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 क्यों बोलते हैं बेटा निकोजन, क्यों बोलते हैं इसको? suffocating agents, सफोकेटिंग एजेंट है। क्योंकि ये हेलोजन सफोकेटिंग कौन? एजेंट होते हैं। हाँ, और 17th ग्रुप वालों को क्या बोलते हैं? halogen, हेलोजन। क्यों बोला हेलोजन जाता है बेटा हेलोजन? के सॉल्ट फॉर्मिंग होते हैं। सॉल्ट फॉर्मिंग। अब इंटरेस्टिंग पॉइंट देखोगे आप कि पी ब्लॉक एलिमेंट क्यों बोला जाता है किसी को, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसके पी ऑर्बिटल में जाता है, तो पी इलेक्ट्रॉनिक जो है बोला जाता है। तो जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक बार 11th की तरफ ले जा रहा हूं मैं आपको, बेस तैयार हो जाए जिससे थोड़ा सा जो जरूरत वाली चीजें हैं। जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आप जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर पी ब्लॉक पढ़ोगे,
जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर पी ब्लॉक एलिमेंट। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर पी ब्लॉक एलिमेंट करेंगे तो पहली बात पी ब्लॉक का मतलब क्या होता है, देखो, इफ लास्ट इलेक्ट्रॉन enters into p orbitals, then elements are considered as p block element। अगर हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो एंटर करता है पी ऑर्बिटल में तो हम इसको पी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है बेटा, और जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब भी लिखोगे तो आउटर मोस्ट शेल एनएस में 2 इलेक्ट्रॉन और कहीं भी लिखो, और एनपी में 1 से लेके 6 इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे आप, एनएस और एनपी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। और लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में जाएगा। एन यहाँ जो है, एन जो है वो, एन का मतलब है लास्ट शेल, या इसी को आप बोलते हो वैलेंस शेल, लास्ट सेल या वैलेंस सेल होगा। बट इस चीज का एक एक्सेप्शन है बेटा, जब ये रूल पढ़ते हैं अभी पी ब्लॉक एलिमेंट में लास्ट इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए, तो जैसे इसका एक्सेप्शन है बेटा हीलियम। जैसे हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, देखो आप भाई, एक एक एग्जांपल ले लिया आपने, सपोज नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखते हो आप, 1s2, 2s2 और 2p3 नाइट्रोजन में। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया बेटा, देखो नाइट्रोजन के केस में कौन से ऑर्बिटल में गया है लास्ट इलेक्ट्रॉन, P. पी में, P. इसलिए पी ब्लॉक एलिमेंट है। इट्स ओके, ये आपका पी ब्लॉक एलिमेंट हो गया। लेकिन जरा हीलियम को देखना आप, हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है बेटा, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2। 2. 2 होता है तो क्या लिखोगे आप, 1s2। तो लास्ट 1s2. इलेक्ट्रॉन देखो किस में जा रहा है, 1s2. सर S में. लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जा रहा है। फिर भी है क्या ये, है ना, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर हुआ, एस ऑर्बिटल में। बट इसको रखा कहां हुआ है, कीपैड पी P ब्लॉक, block element. है ना। तो आपसे पूछा जाए भाई ये ठीक है, डेफिनेशन जनरल तो आ गई, पी ब्लॉक एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया, और इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जो एंटर करता है वो पी ऑर्बिटल में करता है, लेकिन इसका एक्सेप्शन आ जाएगा हमारा हील। क्लियर बेटा, दूसरा पॉइंट क्लियर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला। Yes sir. जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसके बाद आ जाओ तीसरा इसका बेटा जनरल पॉइंट, यहां पर एक पॉइंट आता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। मैं पहले एक में करवा देता हूं, जनरली इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट। जनरली क्या है कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो आपके जितने इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव कर सकता है जो आउटर मोस्ट शेल में, ऑक्सीडेशन स्टेट जो नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। जनरली ऐसा हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, जैसे नाइट्रोजन फैमिली, हमारे पास नाइट्रोजन फैमिली, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, तो उसके हिसाब से उसका जो है आना चाहिए, जनरली ऐसा होता है। लेकिन ये बात जो जनरली वैलेंस शेल जो हम यूज करते हैं, ये यूज करेंगे आप यूज फॉर जनरली मेटल्स। लेकिन जैसे जैसे आप आओगे पी ब्लॉक एलिमेंट में, जैसे नाइट्रोजन फैमिली की बात की, तो ये पी ब्लॉक एलिमेंट, तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है मेनली कंटेन कर रहे हैं आपके नॉन मेटल। तो जब नॉन मेटल का केस होता है तो काफी सारी पॉसिबिलिटी आती है, पी ब्लॉक एलिमेंट मेनली कंटेन नॉन मेटल। तो उस केस में देखो, जो अगर मैं नाइट्रोजन के लिए देखूं फॉर नाइट्रोजन या नाइट्रोजन फैमिली,
तो नाइट्रोजन में देखोगे -3 से लेके +5 तक ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेंगे, ऐसे कंपाउंड मिलेंगे। ऐसे ही देखो मैं बोलूंगा आपको 4, जैसे लेते हैं सल्फर, -2 से लेके +6 तक। तो अब देखो नाइट्रोजन है या आपका फास्फोरस है, नाइट्रोजन फैमिली, ये सल्फर वाली फैमिली है, तो -2 से लेके देखो आप +6 तक देखो। तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट देखो -3 का मतलब है, इसका मतलब एक नॉर्मल रूल निकाल सकते हो कि जो आपका नंबर है, जो नंबर है, नंबर से लेकर के आप वो नंबर टू, जैसे हम ये कह सकते हैं कि -3 से +5 है ना, तो इसको हम बोलते हैं ग्रुप नंबर। ग्रुप नंबर ले लिया, अगर ग्रुप नंबर की फॉर्म में देगा तो आप ले सकते हो ग्रुप नंबर 2 और ग्रुप नंबर -8। जैसे एन है तो आप कह सकते हो एन से n-8 दे सकते हो, ये ऑप्शन दे सकते हो। n to n-8 कैसे हुआ बेटा, देखो अब ये ग्रुप नंबर है ना, ये ओल्ड स्कीम वाला ग्रुप नंबर है, न्यू स्कीम वाला नहीं है। एयर ग्रुप नंबर फ्रॉम ओल्ड स्कीम। ओल्ड स्कीम जो पीरियोडिक टेबल था, मैं ऊपर की तरफ ले जाता हूं आपको। ओल्ड स्कीम में क्या था कि जैसे ये आपका अभी मैंने रखा, ये जो अभी न्यू स्कीम है, ये तो सीधा सीधा डिवाइड कर दिया कि ये 13 ग्रुप है, ये 14 है, ये 15 है, ये 16 है, ये 17 है, ये 18। लेकिन ओल्ड स्कीम के अकॉर्डिंग क्या था, ये आपका था थर्ड ए, ये था आपका फोर्थ ए, ये था आपका फिफ्थ ए, ये था आपका सिक्स्थ ए, ये था आपका सेवंथ ए, और ये था जीरो ग्रुप। जीरो ग्रुप, तो इसको आप जीरो ग्रुप बोलते हैं। तो ओल्ड स्कीम के अकॉर्डिंग जनरली हम ऑक्सीडाइजेशन स्टेट लगाने के लिए रखते हैं। तो देखो नाइट्रोजन फैमिली में फिफ्थ ए आ रहा है, ये फिफ्थ आ रहा है, 15 नहीं लेना, फिफ्थ पुराने वाली स्कीम में। ऑक्सीजन लेना है तो ऑक्सीजन में सिक्स थे, मतलब ये वाला 6 लेना है इधर वाला। तो उस हिसाब से आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। सपोज मैंने आपसे ये ऑक्सीडेशन स्टेट वाला पॉइंट पूछा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल, जनरली हम क्या यूज फॉर मेटल के लिए यूज कर लेते हैं, उतना निकाल लेंगे इलेक्ट्रॉन। बट पी ब्लॉक एलिमेंट मेनली जो कंटेन है उसके पास नॉन मेटल है। नॉन मेटल के केस में आपको याद करने पड़ते हैं कि भाई ऑक्सीडेशन स्टेट आप क्या रख सकते हो, किसी की क्या हो सकती है। तो ग्रुप नंबर से लेकर के, ये फार्मूला ग्रुप नंबर से लेके ग्रुप नंबर -8 कर सकते हो। ग्रुप नंबर सपोज n है तो n से n-8 कर सकते हो। और यहाँ पर ग्रुप नंबर का मतलब है ओल्ड स्कीम। जैसे एज एग्जांपल फॉर नाइट्रोजन, यहाँ देखो फॉर नाइट्रोजन के लिए ग्रुप नंबर निकालोगे तो ग्रुप नंबर है फिफ्थ ए, आपको फिफ्थ है तो एन की वैल्यू जो लेनी है 5 लेनी है। एन की वैल्यू 5 है तो फार्मूला क्या है आपका, देखो बेटा मैंने क्या बताया आपको, फार्मूला क्या लेना है, जो आपका एन की वैल्यू है n to n-8, या n-8 to n, यू भी लिख सकते हो आप उल्टा भी लिख सकते हो, n-8 to n कर दो। तो n-8 है तो 5, -8 से और 5 तक, तो 5 - 8 क्या आ गया बेटा, -3। और -3 से लेके कहां तक चले गए आप, 5 तक। और ऑक्सीडेशन देखो आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किया है, जनरली हम जो बीच में नाम के आगे ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं वो रोमन में लिखते हैं, एक्चुअली ये रोमन लैंग्वेज वाला 5 और 5 वहां से लिया आपने। तो इसके एग्जाम्पल भी है देखो। अब नाइट्रोजन के एग्जाम्पल देखो, NH3, एक एग्जाम्पल ले लिया NH3, और NH2NH2, ये एग्जाम्पल ले लिया। NH3 NH2NH2 कितना हो गया देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते जाओ आप नाइट्रोजन के, NH3 NH2 और N2O बस बना जाएगा, N1 NH2OH, NH2। देखो अब नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, हाइड्रोजन का +3 तो इसका -3, दो हाइड्रोजन का +4 तो दो का क्या हो गया, एक नाइट्रोजन का -NH2OH -1, और ये +2 तो -1। तो आप ऐसे -3 -2 -1 नाइट्रोजन निकाल लो, जीरो आ गया, ऑक्सीडेशन नंबर जीरो। और ऐसे ही आप आगे चलते जाओ, ऑक्साइडों में चले जाओ। अब N2 के बाद सपोज बढ़ते जाओ,
1 निकालना है, N2O +1 आ जाएगा, NO +2 आ जाएगा, N2O3 +3 आ जाएगा, NO2 +4 आ जाएगा, N2O5 +5 आ जाएगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट देखो -3 से स्टार्ट हुआ, +5 तक चला गया। तो नाइट्रोजन के केस में ऑक्सीडेशन स्टेट -3 से +5। ऐसे भी सल्फर के कंपाउंड देखोगे आप, तो सल्फर देखो, सल्फर वाला एग्जांपल 6 ग्रुप का है। 6 ग्रुप का है तो फार्मूला लगाओ आप, N-8 तो N-8 है तो 6 - 8 करो, 2 6 तक, तो -2 से +6 तक कंपाउंड मिल जाएंगे आपको सल्फर के। तो देखो -2 का कोई एग्जांपल देखो, H2S, सल्फर का -2 है। +6 वाला एग्जांपल देख सकते हो, H2SO4 +6 है। सारे बीच वाले भी मिल जाएंगे आपको। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो आपने देना है, वो ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली निकालना है, वो अलग अलग कंपाउंड में अलग अलग हो सकता है। तो रिपीट करो बेटा एक बार। अगर आपसे पूछा जाएगा कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स मेनली क्या कंटेन करते हैं, क्या आंसर दोगे? मेटल, मेटेलॉइड, नॉन मेटल? नॉन मेटल। नॉन नॉन मेटल मेटल। दोगे। आपसे पूछा जाएगा कि जैसे नाइट्रोजन या फास्फोरस या सल्फर है, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी करता है और कहां से कहां तक करता है, जनरल फार्मूला क्या दोगे बेटा? N-8 N2N-8 या N-8 to N, कुछ भी दे देना, वो एक ऊपर की तरफ चलो या नीचे की तरफ चलो। अगर सिंपली आपसे पूछा जाए कि भाई नाइट्रोजन के कंपाउंड किस ऑक्सीडेशन स्टेट से किस ऑक्सीडेशन स्टेट तक होंगे, +6 से +5। -3 से नाइट्रोजन के -3 कंपाउंड, to +. हाँ नाइट्रोजन के कंपाउंड मिलेंगे -3 से +5, -3 से +5 तक। सल्फर के लिए पूछेगा तो क्या आंसर दोगे बेटा? -2 से -2 से +6। -2 से +6 तक। मैं थोड़ा सा आपको 11th वाली कुछ चीजें यहाँ रिवाइज करवा रहा हूं मैं, पी ब्लॉक में आसानी रहे आपको। फिर देखो, फिर हमारे पास पॉइंट आता है ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद, यहाँ पर एक कई कबार ये वाला पॉइंट आ जाता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट पी ब्लॉक में देखो, नाम से ही पता लग रहा है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो इसका मतलब क्या होगा कि जनरली हैवी पी ब्लॉक एलिमेंट shows oxidation state 2 points lower than expectation। जितनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करनी है उससे 2 कम कर दे। जैसे मान लो उसने +3 शो करनी हो तो +1 कर दे, +4 शो करनी हो तो +2 कर दे, तो 2 पॉइंट्स लोअर कर दे। तो जनरली हैवी पी ब्लॉक एलिमेंट शो ऑक्सीडेशन स्टेट 2 पॉइंट लोअर देन एक्सपेक्टेशन। ऐसा क्यों होता है? इट इज ड्यू टू inertness of electron pair of s orbital of outermost shell। ये जो होता है इनर्टनेस, मतलब नॉट रिमूवल ऑफ s इलेक्ट्रॉन पेयर ड्यू टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब इसमें इसका एग्जांपल देखो, मान लेते हैं बोरोन फैमिली है। बोरोन फैमिली, बोरोन फैमिली का 13th ग्रुप है। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे आप, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे बेटा इसका, तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 13th ग्रुप है, तो ये आएगा NS2 NP1 आउटर मोस्ट शेल में।
अब अगर ये तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन निकाल दे, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट देगा बेटा? +3 देना चाहिए, तीनों इलेक्ट्रॉन निकालने चाहिए। पर जो हैवी मेटल होते हैं उनमें क्या होता है कि NH2 NP1 होता है, ये इलेक्ट्रॉन तो निकल जाता है लेकिन ये इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते। एस के जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है न्यूक्लियस के साथ अटैच रहता है, रिमूव नहीं हो पाता। तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होनी चाहिए थी, उसकी बजाय यहाँ पर स्टेबल जो मिलेगी +3 होनी चाहिए थी, वो स्टेबल यहाँ पर आपको +1 ही मिलेगी। मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन निकल पाएगा, या तो ये भी एक निकल गया, दो ये भी निकल गए, तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन सिर्फ एक हो पाएगी। तो +3 से 1 में देखो डिफरेंस कितने का है आपका, कितने पॉइंट कम हो गया बेटा? देखो ऑक्सीडेशन स्टेट +2। 2 पॉइंट, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पेयर इनर्ट रहा। तो आप ये चीज देख सकते हो बोरोन फैमिली में कि बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। आप सोचते हो कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है +3 होनी चाहिए, तो ऊपर जाओगे तो आपको कंपाउंड मिलेंगे +3 में, +3 में कंपाउंड मिलेंगे। जैसे जैसे गैलियम की तरफ जाओगे +3 और +1 में आने लग जाएंगे, और इंडियम की तरफ जाओगे तो +3 की बजाय +1 जो होने लग जाएंगे, +1 वो मोर स्टेबल होने लग जाएंगे। हेलियम तक आपको सिर्फ +1 वाले स्टेबल कंपाउंड मिलेंगे। तो आप क्या बोल सकते हो कि यहाँ जैसे जैसे हैवी मेटल आएंगे तो ये हैवी हो जाएंगे, तो जैसे जैसे हैवी पी ब्लॉक हो जाएंगे तो हैवी पी ब्लॉक +3 की बजाय सिर्फ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगी हैवी पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो 2 पॉइंट्स कम हो जाएगी ऑक्सीडेशन स्टेट। +3 देना है लेकिन +1 देगा। जैसे आप देखना कभी भी बोरोन के एग्जाम्पल देखना, जैसे बोरोन का एग्जाम्पल देख लिया आपने BF3, तो बोरोन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, देखो +3 है। एल्यूमिनियम का कोई भी एग्जांपल देखना, जैसे इवन सोडियम मेटा एल्यूमिनेट करके आए हो, AnLO2 मेटलर्जी करके आए हो अभी अभी आप, NaAlO2 ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। सपोज एल्यूमिनियम का X है तो Na का 1, एल्यूमिनियम का X, एक ऑक्सीजन का -2 होता है, -4 इक्वल टू कोई चार्ज नहीं, तो X इज इक्वल टू +3। तो देखो एल्यूमिनियम का +3 आ गया। तो आप बोरोन और एल्यूमिनियम के जितने भी कंपाउंड देखोगे वो आपको +3 में मिलेंगे, स्टेबल +3 में मिलेंगे। लेकिन जैसे जैसे नीचे वाले मेंबर के अंदर जाओगे तो इनके जो कंपाउंड्स मिलेंगे वो आपको +3 की बजाय ज्यादा स्टेबल +1 में मिलेंगे बेटा। इसका मतलब नीचे की तरफ जाओगे तो इनर्ट पेयर इफेक्ट काम करने लग जाएगा। जैसे गैलियम, अब ये है कि गैलियम दे दिया आपको, सपोज मैंने बोल दिया कि भाई Ga2 और Cl2 दे दिया मैंने, सपोज मैंने पूछा कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है गैलियम का, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +1। गैलियम। तो अब कभी भी आप ऐसे फार्मूला लगा के मत करना। आप कहोगे सपोज ऐसे करो कि सपोज गैलियम का X तो 2 का 2x, -2 इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू कितना हो गया, ये 4 कर लेना। तो मैंने ये ले लिया Ga2Cl4 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ गैलियम। तो आप ऐसे कभी मत करना, Ga2Cl4 ऐसे अगर किया करके देख लो पहले, जैसे Ga2Cl4 किया तो देखो 2x इज इक्वल टू कितना आ गया, +4, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, +2। लेकिन ये तो पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल फॉर गैलियम, क्योंकि गैलियम की ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ क्या पॉसिबल है, इधर आओ, या तो क्या हो सकती है +1, या क्या हो सकती है +3। तो गैलियम का जो आपने नॉट पॉसिबल फॉर गैलियम, ये +2 तो है ही नहीं, तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट तो हो ही नहीं सकता। ये अप्रोच यूज नहीं करनी आपने, डोंट यूज दिस अप्रोच। आपको ये तो क्लियर है कि गैलियम जो है वो या तो +1 में कंपाउंड बनाएगा, +3, इसका मतलब ये फार्मूला आपको जान करके अपने ट्रैक से हटाने के लिए दिया है। एक्चुअल में ये फार्मूला है ही नहीं, तो इसका फार्मूला कैसे रहा होगा, इसका फार्मूला ऐसे रहा होगा, एक्चुअल में ये GaCl + GaCl3 का कॉम्बिनेशन रहा होगा। तो दोनों को मिला देंगे तो देखो क्या आएगा, GaCl और GaCl3 को, GaCl और GaCl3 मिला दोगे तो क्या बन जाएगा फार्मूला, Ga2Cl4। अब ये क्लियर कट है, देखो यहाँ गैलियम का या क्लोरीन का -1 तो यहाँ +1, ये -3 तो ये +3। ये देखो गैलियम का +1 भी आ गया और +3 भी आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Ga2Cl4। तो आपको इट शुड बी कीप इन माइंड कि क्या प्रॉपर आंसर हो सकता है, सिर्फ हमें इस तरह नहीं चलना कि भाई एक्स एज्यूम करके हम कर लें। ऐसे ही देखो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ऐसे, TlOH thrice is unstable while
TLOH is stable. Why? क्या आंसर दोगे बेटा? देखो पहले सॉल्यूशन बना लो फिर आंसर दे देना। भाई TLOH थ्राइस है तो THOL थ्राइस है तो थेलियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना निकलेगा? +3। और अगर TLOH है तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना निकलेगा बेटा? +1 +1। तो थेलियम कैसा मेटल है? हैवी पी ब्लॉक है। heavy हैवी पी ब्लॉक है तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो आना चाहिए, जैसे 3 आना चाहिए था लेकिन उसमें 2 कम हो जाएगा, तो कौन सा Heavy. स्टेबल होगा? +1 स्टेबल होगा। तो आप बोलोगे +1. TLOH, थेलियम OH थ्राइस नहीं होगा, उसकी वजह TLOH स्टेबल होगा। और इसका रीजन क्या होगा? 1. +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ heavy thallium p block element is more stable due to, आंसर पूछे तो क्या आंसर दोगे? इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट के रीजन से +1 +3 दोनों है, लेकिन नीचे की साइड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल। क्लियर बेटा? चलो आगे। yes sir अब देखो, अब यही बात आप इस फैमिली पे भी लगा सकते हो। इनर्ट पेयर इफेक्ट फॉर कार्बन फैमिली। कार्बन फैमिली के लिए लगाओ। देखो कार्बन फैमिली में पहला मेंबर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP2। तो हिसाब से दोनों इलेक्ट्रॉन निकल जाने चाहिए, ये भी निकल जाए ये भी निकल जाए, तो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी स्टेबल? +4। लेकिन जैसे जैसे लोअर मेंबर की तरफ जाओगे तो S वाले दोनों इलेक्ट्रॉन इनर्ट हो जाएंगे, बाहर नहीं निकलेंगे, और सिर्फ P वाले इलेक्ट्रॉन दोनों निकलेंगे, ये बाहर नहीं निकलेंगे, तो ऑक्सीडेशन स्टेट 2 कम हो जाएगी। +4 की बजाय किसमें कंपाउंड देने लगेगा? ये +2 में बनाने लग जाएंगे, मतलब +2 की स्टेबिलिटी इंक्रीज होने लग जाएगी। तो ये आप इसकी फैमिली में देख सकते हो, कार्बन वाली फैमिली में। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। तो ऊपर से नीचे की तरफ जाओगे तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी बेटा? +4 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबिलिटी मतलब नीचे वाला कंपाउंड कम होगी कम होगी, और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी ज्यादा Increase होगी, होगी. इंक्रीज होगी। रीजन क्या होगा पूछेगा तो क्या आंसर दोगे? ड्यू टू, ये वन वर्ड याद रखना, inert Inert pair effect. इनर्ट पेयर, इनर्ट पेयर इफेक्ट। ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट से आपका ये इंक्रीज होगा। तो देखो इसकी क्वेश्चनिंग कैसे आएगी, जैसे एग्जांपल आएगा एक, इनऑर्गेनिक आपने अप्लाई ढंग से करना है, लगता है इजी है लेकिन क्वेश्चन गलत करवा देता है कई बार। देखो ऐसे मान लो प्रॉब्लम आया, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट आर पॉसिबल ड्यू टू, नंबर 1, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट आर पॉसिबल ड्यू टू, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट आर पॉसिबल इन पी ब्लॉक करना है ना, पी ब्लॉक कर रहे हैं, इन पी ब्लॉक ड्यू टू, नंबर 1, कंपेरेबल एनर्जी ऑफ outermost S and penultimate d orbital, number 2, inert pair effect, number 3, 1 and 2 both, और नंबर 4 none of these। क्या आंसर दोगे बेटा बताओ? वेरिएबल ऑक्सीडेशन 2. स्टेट आर पॉसिबल,
तो क्या आंसर देंगे इनर्ट इसमें? पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्यों आया, मैंने क्या वर्ड लगाया इनर्ट पेयर इफेक्ट आया बेटा? पी ब्लॉक। पी ब्लॉक P लगा दिया block. इसलिए, वेरी गुड। पी ब्लॉक लगाया, अगर पी ब्लॉक नहीं लगाता तो इसी क्वेश्चन का आंसर क्या होता? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। फर्स्ट वाला कंपेरेबल First. एनर्जी। नहीं बेटा, थर्ड आता ना, मैंने सिर्फ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट पूछता तो वेरिएबल तो किसी में भी हो सकती थी, डी ब्लॉक में भी हो सकता था, पी ब्लॉक में भी हो सकता था। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट डी ब्लॉक में जो पढ़ के आए थे उसका रीजन ये था, कंपेरेबल एनर्जी ऑफ आउटरमोस्ट एस एंड पेनल्टी में डी ऑर्बिटल, तो ये तो डी ब्लॉक के लिए था। और इनर्ट पेयर इफेक्ट जो था वो किसके अंदर है? वो है पी ब्लॉक के लिए। तो अगर मैं पी ब्लॉक हटा दूं, मेरा सिंपल क्वेश्चन बनता वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट आर पॉसिबल ड्यू टू, फिर तो दोनों आंसर हो जाते ना, कंपेरेबल एनर्जी अच्छा। ऑफ आउटरमोस्ट एस एंड पेनल्टी में डी ऑर्बिटल इन डी ब्लॉक एंड इनर्ट पेयर इफेक्ट इन पी ब्लॉक, फिर थर्ड आंसर हो जाता बेटा, अगर वैसा करता तो। अच्छा, अगर आपका ऐसे आ जाए, वेरिएबल oxidation state are not possible, are not present generally in S block, P block, D block and F block, क्या आंसर दोगे? एस ब्लॉक। एस ब्लॉक, क्योंकि एस ब्लॉक में फिक्स होता है बेटा, एस ब्लॉक की ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स होती है, एल्कली मेटल होगा तो +1 होगी और एल्केलाइन अर्थ मेटल होगा तो +2 होगी। इसी टाइप से एक और देख लेते हैं, प्रॉब्लम मैंने दे दिया, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लेड इन Pb3O4, ये क्वेश्चन दे दिया बेटा मैंने आपको, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लेड इन Pb3O4। देखो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि लेड है कौन से ग्रुप का, लेड कौन से ग्रुप का है, देखो ऊपर कार्बन फैमिली का है, Pb बिलोंग्स टू कार्बन फैमिली। अब बेटा कार्बन फैमिली का है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? अगर कोई कार्बन फैमिली का है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2NP2 आएगा। तो इसमें देखो क्या क्या पॉसिबल है ऑक्सीडेशन स्टेट। अब कुछ लोग सोचेंगे कि सर ये तो थियोरेटिकल था, देखो थियोरेटिकल कैसे न्यूमेरिकल हो गया, कॉन्सेप्ट बेस्ड बन गया क्वेश्चन। अगर पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा क्या होगी इसकी, आप बताते जाओ, मैंने इतना सारा बताया है, काम किया है हमने इस पर, क्या क्या ऑक्सीडेशन -2 स्टेट हो से सकती है? +6. नहीं नहीं नहीं, ऐसे -2 + 2 ना, NS2NP2, या तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन निकलेंगे या चारों तो निकलेंगे, +4 या +2। या तो +4 बनेगा या +2। +2 बनेगा। इनर्ट पेयर इफेक्ट वर्क करेगा तो +2, और इनर्ट पेयर इफेक्ट काम नहीं करेगा तो +4। तो लेड की पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट पहले ही दिमाग में लेके चलना कि या तो +2 और +4 हो सकती है, और कोई पॉसिबल नहीं होगी। अब बेटा और कोई पॉसिबल नहीं होगी तो अब मेटलर्जी में चले जाओ, या पहले किया है तो वहां आप करोगे तो बड़ा इजीली आपको समझ आएगा, एक्चुअली Pb3O4 है ही नहीं, ये तो PbO + PbO2 का कॉम्बिनेशन है, जिसमें 2:1 के अंदर है, ये इसके 2, इसका 1 मोल, दोनों को मिलाओगे तो देखो क्या बन गया, आप 2 Pb और 1 Pb, टोटल कितने Pb हो गए? Pb3O4. 3 Pb। और ऑक्सीजन देखो, 2 ऑक्सीजन ये, 2 ऑक्सीजन के 4, तो जो आपको Pb3O4 जैसा दिखाई दे रहा था, इफ you want to go with the formula then definitely you will be wrong, बिकॉज ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही नहीं था, ये तो आपके कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था कि आपको समझना था कि लेड का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकता है। उससे पहले या तो आपको स्ट्रक्चर क्लियर हो, स्ट्रक्चर ये, या आपको ये पॉइंट क्लियर हो कि कार्बन फैमिली का है तो ऑक्सीडेशन स्टेट या तो +4 या +2 हो सकता है। देखो एक्चुअल में ये क्या होगा, इट इज द मिक्स्ड ऑक्साइड, इट इज द मिक्स्ड ऑक्साइड, ये एक्चुअल में हमारे पास मिक्स्ड ऑक्साइड है, PbO और PbO2 का। तो PbO है तो उसमें +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा, और PbO2 है तो उसमें +4 हो जाएगा, +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट रहेंगी, +2 एट +4। तो इस टाइप से इनर्ट पेयर इफेक्ट के क्वेश्चन बेटा आपके पास आ सकते हैं।
तो इनर्ट पेयर इफेक्ट के क्वेश्चन और ऑक्सीडेशन स्टेट से हम रिलेटेड बना सकते हैं। हाँ, इससे आगे नाइट्रोजन या उसमें जाओगे तब वो फार्मूला लगाना जो मैंने बताया था आपको, n से लेके 8 2 माइनस n तक, वो उनमें लगाना है आपने फार्मूला। नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाओ इसका। नेक्स्ट पॉइंट देखो बेटा, एक पॉइंट आएगा इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में आपको मैं पूरा जो है, क्योंकि ये डेटाबेस क्वेश्चन होता है, काफी इंपॉर्टेंट होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पर प्रॉब्लम। तो जनरली जो पूछे जाते हैं मैं उस पर आपको बता देता हूं कि आपका सेकेंड पीरियड जैसे आपका लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन वगैरह की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नहीं होती उसमें, नियो। एक दूसरा आपको याद करना है, ये ट्रेंड याद कर लेना बेटा, कंफ्यूजन मत रखना, जैसा मैं याद करा रहा हूँ ऐसे याद रखना। तो आपके हमें चाहिए मेन चीज क्या है, हमारा क्वेश्चन जो फ्रेमिंग है और क्वेश्चन सॉल्विंग एप्टीट्यूड हमारा इंक्रीज होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में बच्चे बहुत उलझते रहते हैं, उलझने की जरूरत ही नहीं है, अभी ये ऐसे कर लेना बस इसको। मैग्नीशियम, क्या आएगा, लिथियम नहीं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। तो पहले बेटा देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू, नियोन की, सर्किल लगाता जा रहा हूं, नियोन की सबसे कम चली जाएगी बेटा, नियोन का सबसे कम, नियोन का सबसे कम ले जाना, इधर ले जाना, क्योंकि ये डेटाबेस क्वेश्चन है। नियोन यहां आ जाए, नियोन के बाद आप ले लेना बेरिलियम को, ये बेरिलियम, और बेरिलियम के बाद आपने जो लेना है वो नाइट्रोजन को। मैंने क्या बोला, नियोन को वहां से यहां ले आना, इधर जो ले जाना आप, अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करता है फिर आप ले लेना नाइट्रोजन को, ये बेरिलियम, पहले बेरिलियम को, यहां नाइट्रोजन को, और एक लाना है आपको बोरोन को। वो जो जेडी ली जैसी स्टैंडर्ड बुक है उनमें दे रखा है, एनसीईआरटी में डेटा नहीं दे रखे हैं, कई बार क्वेश्चन आपके आ जाते हैं, बहुत लोग इसके अंदर उलझ जाते हैं, उलझने का कोई इश्यू नहीं है। बोरोन को लिया ना, और ये ऑर्डर याद कर लेना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, और कुछ सोचने की जरूरत नहीं है आपको। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला क्वेश्चन आपका हमेशा इधर से इधर, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो जाएगा वो इंक्रीज। जरा एक बार रिपीट कर दो, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत उलझते रहे जब ये डेटाबेस क्वेश्चन है तो और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, डेटा पर या तो डेटा याद कर लो, ये मतलब एनर्जी देनी पड़ती है। ये पहले वाले तीनों में उल्टा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू इन पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव में वैल्यू होती है, मतलब ये एंडोथर्मी की। बाकी इलेक्ट्रॉन 11th में पढ़ाई होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब एनर्जी रिलीज होता है, बाकी सबकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव में होती है। तो आपसे ये पूछा जाए सेकंड पीरियड में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर क्या है, तो बताओ सेकंड पीरियड में, पहले ऐसे बताओ सबसे मिनिमम किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकंड पीरियड में, क्या आंसर दोगे बेटा, या मिनिमम नियोन। नियोन उल्टा लेना है, या प्लस माइनस मत सोचना, उल्टा लेना है, सबसे कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है नियोन की। और सेकंड पीरियड में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी है बेटा, देखो सेकंड पीरियड में हाईएस्ट फ्लोरीन। फ्लोरीन। पहली फ्लोरीन। बात ऐसे याद कर लेना। दूसरा ऐसे याद करना, सेकंड पीरियड में किस किस का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव है, मतलब बहुत कम है, पॉजिटिव, नियोन, बेरियम, नाइट्रोजन। नियोन, बेरिलियम, नाइट्रोजन, तीन का बेटा बहुत ही
कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। बाकी सारे तो, बाकियों के लिए तो एनर्जी रिलीज होती है, मतलब बाकी सारे जो है इस माइनस का मतलब एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब आप थर्ड नंबर पे क्या याद कर लेना, सीक्वेंस याद करना। सेकेंड पीरियड का सीक्वेंस बताओ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का सबसे कम किसका। बहुत अनएक्सपेक्टेड है बेटा, कभी सोचते ही नहीं है हम। तो देखो अब ये सीक्वेंस याद कर लोगे तो फिर सोचने की जरूरत ही नहीं, लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन हो जाएगा आपका। तो अगर आपसे सेकेंड पीरियड में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर पूछा जाए तो सबसे कम किसका बताओगे। नियोन। फिर नियोन। फिर नियोन। नियोन के बेरिलियम। बाद बेरिलियम। बेरिलियम, नियोन के बाद बेरिलियम, बेरिलियम के बाद देखो किसका है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के पास देखो, नाइट्रोजन के बाद किसका है देखो, बोरोन। फिर आपका जो रह गए, फिर क्या नंबर है बाकी का दे दो जो रह गया, एक्सेप्शन अलग कर लिए, फिर कंटिन्यूअस है, लिथियम कार्बन ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन फ्लोरीन। क्लोरीन। बिकॉज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को बहुत सारे फैक्टर अफेक्ट करते हैं, इसलिए ट्रेंड याद करना सबसे बेस्ट तरीका है हमारे क्वेश्चन सोल्विंग का। अब आ जाओ, मान लो थर्ड पीरियड में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दे दी आपको, थर्ड पीरियड के अंदर। तो थर्ड पीरियड में देखो, अब आप थर्ड में जो एक्सेप्शन होंगे वापस वही, सबसे पहला एक्सेप्शन जैसे ऊपर वाले में हुआ था यहां भी होगा बेटा, आर्गन सबसे कम चला जाएगा। फिर आपका चला जाएगा मैग्नीशियम, लेकिन ये दो ही पॉजिटिव वाले दो ही होंगे। नाइट्रोजन जैसा बिहेव फास्फोरस नहीं शो करेगा, फास्फोरस सिर्फ एक पीछे चला जाएगा, जो आपका फास्फोरस है सिर्फ एक्सेप्शन शो करेगा, लेकिन सिलिकॉन से पीछे चला जाएगा। बाकी सब जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, बाकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजिंग हो जाएगा। तो अब आपसे ये पूछा जाए थर्ड पीरियड में, अमोंग थर्ड पीरियड लोवेस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका दोगे, आर्गन का। और हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन। अच्छा, अब आपसे पूछा जाए इसमें एंडोथर्मिक किस किस का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, बहुत कम किस किस का है, तो दो ही आंसर दोगे बेटा, आर्गन एंड मैग्नीशियम, आर्गन एंड मैग्नीशियम। अब आपसे ऑर्डर की बात करें तो फिर जहां जहां आपने पढ़ा है वो ऑर्डर देखो, लोवेस्ट से हाईएस्ट चलो, सबसे कम किसका होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसी में थर्ड पीरियड की बात कर रहे हैं अभी, थर्ड पीरियड आर्गन। सबसे कम किसका बोलोगे, सबसे कम आर्गन, उसके बाद मैग्नीशियम। फिर सोडियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर देखो क्या आ गया, फॉस्फोरस। फिर सिलिकॉन, फिर आगे सल्फर क्लोरीन, ऐसे चला जाए। तो लेफ्ट टू राइट आपको इतना काम करना है जितना मैंने बताया है, कहीं भी क्वेश्चन नहीं जा रहा बात, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का क्वेश्चन आपका हो जाए। ऊपर से नीचे वाले देख लो जहां जहां पूछे जा सकते हैं आपसे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जनरली ऊपर से नीचे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है वो डिक्रीज होती है, बट यहां पर फिर एक्सेप्शनली बात करेंगे हम, जो आपका फ्लोरीन है, ऊपर से नीचे बात कर रहा हूं, वो क्लोरीन से नीचे आ जाएगा, अदरवाइज बाकी ऐसे इंक्रीज जाएगा। तो अब देखो, आप आपसे हेलोजन में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूछेगा, सबसे ज्यादा किसकी बताओगे, क्लोरीन, क्लोरीन से नीचे आ गया है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, और ऊपर से नीचे डाउन जा रहा है। तो बताओ बेटा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हेलोजन फैमिली में, अमोंग हेलोजन फैमिली, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अमोंग हेलोजन फैमिली, तो सबसे कम किसकी होगी बेटा, आयोडीन, उससे ज्यादा किसकी होगी, ब्रोमीन, ब्रोमीन से ज्यादा क्या आंसर दोगे आप देखो, क्लोरीन, ये पूछा जाएगा आपसे, क्लोरीन। और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन, लास्ट ईयर क्वेश्चन आया हुआ है आपका 2019 में, यही क्वेश्चन था, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के ऑर्डर पूछे थे उसने। तो आयोडीन, ब्रोमीन, रीजन पूछा था फ्लोरीन एंड क्लोरीन, क्योंकि बहुत छोटे साइज में इलेक्ट्रॉन ऐड करना डिफिकल्ट होता है। इधर अगर ऑक्सीजन और सल्फर की बात करें, ऑक्सीजन सल्फर ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, पोलोनियम रेडियो एक्टिव है छोड़ दो,
तो इसमें एक एक्सेप्शनल केस जो आपका है बेटा वो है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन इतना एक्सेप्शनल है कि सबसे नीचे चला जाता है। तो अगर आप डेटा से याद करोगे तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। तो मैं अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अमोंग चाल्कोजन फैमिली पूछ लूं, यही सारे क्वेश्चन बनाएगा बेटा एग्जामिनर। चाल्कोजन फैमिली पूछ लेगा पी ब्लॉक में, तो आधा तो आपका 11th वाला ही आ जाएगा पी ब्लॉक में जब पढ़ोगे आप। ये देखो अभी जितना पढ़ा है ये सारा 11th में ही पढ़ा देते हैं, 11th में ही पढ़ते हैं। इसलिए रिपीट कर रहा हूं मैं आपका कि उस दिन मैंने मीटिंग अटेंड किया था, तो 11th में काफी पार्ट में बच्चों को जो है प्रॉब्लम आ रहा था, इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अमोंग चाल्कोजन फैमिली, बताओ बेटा सबसे कम किसका दोगे? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। उससे ज्यादा टेलुरियम, बाकी तो नीचे से आओगे ना टेलुरियम, अभी सब। फिर सेलेनियम और सेलेनियम, सल्फर, सल्फर। और सल्फर। अब आपकी क्वेश्चनिंग देखो, अब इन क्वेश्चंस पर बेस्ड क्वेश्चन वैसे तो करते ही जा रहे हैं क्वेश्चनिंग। अगर मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछूं प्रॉब्लम, सबसे पहला प्रॉब्लम मैं आपसे ये पूछता हूं कि भाई एलिमेंट ऑफ हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, या मैं ये पूछूं आपसे एलिमेंट ऑफ लोवेस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्या आंसर देंगे हम? देखो अगर पूरी पीरियोडिक टेबल में आपसे ये पूछना चाहता है कि एलिमेंट ऑफ हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो बेटा नियोन दे देना। हाईएस्ट का मतलब है मोस्ट पॉजिटिव, तो ये हाईएस्ट पूछ रहा है ना, पहले हाईएस्ट, ये उल्टा करना है ना। अगर आपसे पूछे एलिमेंट ऑफ हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो क्लोरीन आएगा बेटा, क्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन से भी ज्यादा किसका है? क्लोरीन का। यहां पर उल्टा चल रहा है, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब है मोस्ट नेगेटिव, मोस्ट नेगेटिव, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर एनर्जी रिलीज होगी क्लोरीन। ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाए एलिमेंट ऑफ हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो आपका कुछ कुछ पार्ट जो है पीरियोडिक टेबल वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। एलिमेंट ऑफ हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन, एलिमेंट ऑफ लोवेस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बेटा हीलियम नहीं है आंसर, नियोन देना है बेटा, नियोन, हीलियम नहीं है आंसर, ध्यान रखना, नियोन आंसर देना है, नियोन। लोवेस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब है मोस्ट पॉजिटिव, मोस्ट पॉजिटिव। अगर मैं आपसे ये पूछ लूं एलिमेंट ऑफ हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी चाल्कोजन एलिमेंट, चाल्कोजन एलिमेंट ऑफ हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और इसी क्वेश्चन को ऐसे कह दूं चाल्कोजन एलिमेंट ऑफ लोवेस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आंसर तो बेटा अभी ऊपर सब बता के आया हूं। लोवेस्ट चाल्कोजन, ऑक्सीजन, चाल्कोजन में हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका होगा और लोवेस्ट किसका होगा? सल्फर यस बेटा, हाईएस्ट। हाईएस्ट सल्फर, लोवेस्ट लोएस्ट ऑक्सीजन का होगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, और हाईएस्ट सल्फर, हाईएस्ट क्या आएगा? सल्फर आएगा। तो जैसा क्वेश्चन उस हिसाब से आंसर, क्वेश्चन मुश्किल नहीं होगा, बट यू आर सपोज टू पे मोर अटेंशन ऑन लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन, कि क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या कह रही है। क्लियर बेटा? चलें आगे। तो ये बेसिक्स मैंने कुछ बताए आज, ये चैप्टर मतलब अभी हम स्टार्ट कर देंगे, पी ब्लॉक एक साथ ये करेंगे, ये जितनी फैमिलीज हैं। फिर देखो फिर क्या आता है आपके पास, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, एक ये पॉइंट आता है। ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन एफिनिटी था, ये है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, एक्स से जिसको लिखते हैं। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में भी आप डेटाबेस तैयार कर लो, उसको थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ, जैसे जिन जिन की ज्यादा जरूरत है वो कर लेते हैं अपने। हाइड्रोजन, तो यहाँ से लिथियम, बेरिलियम, पी ब्लॉक आएगा, साथ में ये भी कर लेते हैं, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो बॉन्ड बनाते हैं उन्हीं की होती है, तो नोबेल गैसेस की यूज नहीं करनी। तो हाइड्रोजन का होता है बेटा 2.1, हाइड्रोजन का 2.1,
लिथियम का 1 से तैयार कर लो, 1, 1.5 अप्रोक्सीमेट, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 0.5 का डिफरेंस डालते जाओ, इजिली याद हो जाएगा। ऊपर से नीचे जहां जहां जरूरत है वहां देख लो बेटा। जैसे फ्लोरीन, हमें क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की जरूरत पड़ेगी। ऑक्सीजन वाले में हमें ऑक्सीजन और सल्फर की जरूरत पड़ेगी। और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन और फास्फोरस। जो आपका क्लोरीन है, क्लोरीन की भी 3 है, ब्रोमीन की भी 2.8 है, आयोडीन की 2.5, ऑक्सीजन की 3.5, सल्फर की जो है वो 2.5, नाइट्रोजन की 3 है, फास्फोरस की 2.1। अब कुछ पे ध्यान देना आप। अगर आप कुछ पे ध्यान दे रहे हो कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है बेटा, देखो हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1। मतलब क्या याद करना है, हम क्या करते हैं और उसमें से हमें क्या करना चाहिए, इस पे काम करना है हमको। बस जितना ये बता रहा हूँ ना, इसी में से आपका काम सारे बनने लग जाएंगे। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना, 2.1, और फास्फोरस का भी देखो कितना है बेटा, 2.1। दोनों का 2.1। तो कई ऐसे एलिमेंट हो सकते हैं जिसका सेम हो सकता है। तो जैसे सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू, याद रखो हिंदुस्तान पेट्रोलियम, एच और पी दोनों की सेम, एच पी दोनों का सेम होगा। जब दोनों का सेम होता है तो बॉन्ड में कैसे करते हैं फिर, देखो बेटा हम, जैसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम, एच पी, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम है। कितना कितना है बेटा, हाइड्रोजन और फास्फोरस का, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू भी याद रखना, कितना कितना है, दोनों का सेम है। अब सेम है तो आप बॉन्डिंग में प्लस माइनस कैसे लोगे, मान लो आपके पास बॉन्ड आ गया पीएच, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, नॉलेज क्लाउड, तो सेम है। जो नॉन मेटल है बेटा उसको माइनस देना, और उसके कंपैरिजन में मेटल जो हो उसको प्लस देना। तो जैसे फास्फोरस और हाइड्रोजन में नॉन मेटेलिक ये ज्यादा है, हाइड्रोजन तो मेटल और नॉन मेटल दोनों की तरह बिहेव कर सकता है, नॉन मेटेलिक या मोर नॉन मेटेलिक है फास्फोरस। इसलिए जब बॉन्ड करते हो तो पर बॉन्ड फास्फोरस को -1 और हाइड्रोजन को +1 देते हो। इवन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू दोनों की सेम है। तो ये चीजें काम आएंगी आपकी, पीएच, ये काम आती हैं चीजें। दूसरा देखो और किस किस का सेम है बेटा, देखो निकालो क्या क्या रखा। देखो कार्बन का कितना है, 2.1, सल्फर का 2.5, सल्फर का कितना है 2.5, आयोडीन का कितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो बेटा 2.5। 2.5। इसका मतलब सर्कल सब इंस्पेक्टर, याद रखना इससे, सर्किल सब इंस्पेक्टर मतलब कार्बन, सल्फर और आयोडीन तीनों का सेम है, कार्बन, सल्फर, आयोडीन सेम है। इवन नाइट्रोजन और क्लोरीन का भी देखो अप्रोक्सीमेट सेम है, नाइट्रोजन, क्लोरीन। अब ऐसे एन और सीएल दोनों का सेम है तो फिर देखो कैसे चेक करोगे आप, बॉन्ड देना है आपको, एन और सीएल में बॉन्ड में देखना है, प्लस माइनस किसको देखोगे आप, तो प्लस माइनस एन सीएल में तो जो छोटा हो, स्मॉल हो, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम ज्यादा मानेंगे। तो नाइट्रोजन और क्लोरीन में स्मॉल कौन है बेटा, तो इसकी थोड़ी सी आप ज्यादा मान लो, 3.1 लिख लो, थोड़ी सी ज्यादा ले लो नाइट्रोजन की। तो एन और सीएल में किसकी इलेक्ट्रॉन बहुत काम आएगी बेटा, ये चीजें हाइड्रोलिसिस करने में। नाइट्रोजन और क्लोरीन, नाइट्रोजन क्लोरीन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी सी ज्यादा लोगे आप, नाइट्रोजन की। है दोनों की बराबर, छोटे वाले की, छोटे वाले की ज्यादा लेंगे तो उस पर नेगेटिव चार्ज देना पर बॉन्ड, नाइट्रोजन को -1 देना, देखो क्लोरीन को +1 देना पड़ेगा मुझे। अदरवाइज तो क्लोरीन -1 होता है ना, लेकिन क्लोरीन नाइट्रोजन या ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा तो ये आ जाएगा। तो यहाँ चीजें आपको काम आएंगी, ये नॉलेज क्लाउड ये वाले। तो जो जो सिमिलर है वो ध्यान रखना है। अब देखो मैं, अब क्वेश्चनिंग कैसे होगी फिर इसकी, जैसे पहला प्रॉब्लम, फर्स्ट मैं पूछूं एलिमेंट ऑफ हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। पहले इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यूज किया, अब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी यूज कर रहे हैं बेटा। एलिमेंट ऑफ हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, और एलिमेंट ऑफ हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, और एलिमेंट ऑफ सेकंड हाईएस्ट, या सेकंड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो बताओ बेटा,
हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा होगा? फ्लोरीन। फ्लोरीन। इस बार आंसर आएगा फ्लोरीन। अगर एफिनिटी होता तो क्लोरीन होता, लेकिन नेगेटिविटी आ गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो फ्लोरीन। और ये देखो कितना इंपॉर्टेंट, सेकंड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या आ रहा है, देखो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। 3.5 है ऑक्सीजन। तो इसलिए फ्लोरीन तो हाईएस्ट है, इसके कंपाउंड ऑलवेज -1 में मिलेंगे। तो इसलिए ऑक्सीजन और फ्लोरीन दोनों होंगे, तो आपको ऑक्सीजन को पॉजिटिव लेना पड़ेगा। जैसे देखो, इसका मतलब क्या हुआ नॉलेज क्लाउड में? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्लोरीन इज ऑलवेज -1 इन इट्स कंपाउंड। जो भी इसके कंपाउंड बनाओगे उसमें माइनस, कंपाउंड विद अनदर एलिमेंट। F2 में नहीं, F2 में तो F का 0 हो जाएगा। किसी के साथ, अदर के साथ, एलिमेंट के साथ कंपाउंड बनाना है। जैसे सपोज देखो, अगर मैं आपको कह दूं OF2 बनाना है, OF बॉन्ड आ जाए बेटा। अब एक साइड ऑक्सीजन है, एक साइड फ्लोरीन है, तो अब किसको -1 दूं, किसको +1 दूं? बताओ बेटा। अगर आपके पास ऑक्सीजन और फ्लोरीन में बॉन्ड आ गया, फ्लोरीन को तो हमेशा -1 देना है, तो अब ऑक्सीजन को मुझे माइनस नहीं, क्या देना पड़ेगा? +1। +1 देना। ऐसे ही देखो, अगर मैं कह दूं कि ऑक्सीजन और क्लोरीन एग्जांपल है, हमारे पास क्लोरीन और ऑक्सीजन का बॉन्ड है, आप बताओ किसको माइनस दूं, किसको +1 दूं बॉन्ड के लिए? ऑक्सीजन को -1, अब क्लोरीन को मुझे +1। ऑक्सीजन को माइनस देना पड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीजन फ्लोरीन के बाद तो ऑक्सीजन ही है इलेक्ट्रोनेगेटिव, और क्लोरीन को देना पड़ेगा +1। +1। इसलिए आपको ध्यान रखना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से काफी बॉन्डिंग के क्वेश्चन जो होंगे वो काफी एक्सप्लेन होंगे। तो इस टाइप की प्रॉब्लम जो है वो हम शॉर्ट आउट करेंगे। तो देखो, एंड में रिपीट कर रहा हूं मैं आपको, मैंने कुछ आपको डेटाबेस चीजें बताई है जो 11th से भी रिलेटेड है, 12th से भी रिलेटेड है, बेसिक चीजें हैं। तो जो भी पी ब्लॉक एलिमेंट है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर आपका जो है 13 से 18th ग्रुप तक रखोगे आप। हर किसी का स्पेशल नाम है, उस ग्रुप का नाम याद रखना है। नाम के बाद मैंने उसका बताया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लेना है आपने, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बनानी है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू क्या क्या है, किसकी मैक्सिमम है, किसी की मिनिमम है, और फिर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव वैल्यू क्या है, किसी की मैक्सिमम, किसी की मिनिमम। क्लियर? तो ये जो है जनरल चीजें हैं, साथ के साथ आप करते जाओगे, जो भी आप जैसे करते हो, उतारते हो या फोटो लेते हो, जो भी करना है आपने, तो करते जाओगे। कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं तो नेक्स्ट से फिर हम 1 बाय 1 फैमिली स्टार्ट कर देंगे, डिटेल एक एक का फैमिली का स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा? ओके सर। हाँ, लेकिन बेटा तैयार होके आया करो। कुछ देखो, नई तैयारी का कितना इफेक्ट होता है। जैसे उस बच्चे का नाम लिया प्रथम का, और वो भाग लिया। भागता कौन है? जो कमजोर होता है। अब जो पढ़ाई में कमजोर होगा, मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो भागेगा ही। और अगर आपकी तैयारी अच्छी होगी, आप पढ़ के आओगे, तो आप जो है आगे चल करके बताओगे, आप क्वेश्चन खुद बताओगे उल्टा आगे बढ़ बढ़ के। तो इतना फर्क होता है बेटा प्रिपरेशन का। प्रिपेयर होके आते हैं तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तो आंसर देते हैं, और यही कुछ हमें फायदा देगा। नहीं तो भागेंगे, जैसे वो बच्चा भाग गया, देखो जैसे मैंने नाम लिया लेफ्ट हो गया, दूसरा उसको देख के हो गया, तो दो चार तो ऐसे ही भाग लिए। फिर भागते ही रहोगे, फिर क्या फायदा, फिर थोड़ी वो काम हो पाएगा जो हम सोच रहे हैं। चलो बेटा, नाउ आई एम लीविंग, सी यू वेरी सून फॉर नेक्स्ट पार्ट। टिल थैंक यू देन, सर। थैंक यू, बाय।